तो हम लोग बात कर रहे थे नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका नाम था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हमने नेशनल इनकम कंप्यूट करने का वैल्यू एडेड मेथड तरीका देख लिया था। आइए पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद अगला अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया, हमने बात करी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इस टॉपिक में क्या किया था, मैंने इसमें ये बताया कि ये टॉपिक बेसिकली डील करता है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम को, और ये हमें सिखाएगा कि हम नेशनल इनकम किन अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। और इस चैप्टर में हमें 3 मेथड्स बताए गए जिसका इस्तेमाल करके हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें पहला था वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। जिसमें हम वैल्यू एडेड मेथड ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक में क्या क्या किया था हमने। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर एक तो हम बात कर चुके हैं कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। यहाँ क्या बताया था, वैल्यू एडेड का मतलब एक प्रोड्यूसर द्वारा रॉ मटेरियल की वैल्यू पे जो भी एडिशन किया गया, जितना भी एडिशन किया गया रॉ मटेरियल की वैल्यू पे, वो एडिशन वैल्यू एडेड कहलाता है। और वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू एडेड कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें आउटपुट में से, आउटपुट की वैल्यू में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करनी होती है। और ऐसा करने पे वैल्यू एडेड आ जाता है, और जो वैल्यू एडेड आता है उसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक इंडिविजुअल फर्म का वैल्यू एडेड ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कहलाता है, और इकोनॉमी में मौजूद सभी फर्म्स का वैल्यू एडेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहलाता है। सभी फर्म मतलब वो सभी फर्म जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और इकोनॉमी के टर्शरी सेक्टर में मौजूद हैं, तो उन सब का वैल्यू एडिशन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहलाएगा। तो एक तो हमने इस टॉपिक में मीनिंग कर लिया था, साथ ही साथ हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली, उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, अब आता है इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड, ये टॉपिक हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। तो आज हम देखेंगे कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कंप्यूट करी जाती है, और अगले लेक्चर में इनकम मेथड के प्रिकॉशंस और वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशन हम लोग एक साथ करेंगे। तो फिलहाल आज हमारा फोकस रहेगा इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन किस तरीके से होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड से होता क्या है, इनकम मेथड लिख लेते हैं इसका मीनिंग ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड
is a method of calculation of national income. इनकम मेथड नेशनल इनकम कंप्यूट करने का एक तरीका है. इस मेथड में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अंडर दिस मेथड national income is computed from the perspective of factors of production. मतलब कि ये नेशनल इनकम कंप्यूट करने का एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम नेशनल इनकम निकालने के लिए जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके द्वारा रिसीव की जाने वाली इनकम्स को ऐड कर देते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो सभी फैक्टर्स जो आउटपुट में कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड कराते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो वो सभी फैक्टर्स जो फर्म के आउटपुट में हेल्प कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जुड़े हैं, उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बदले उनको जो इनकम मिल रही है उस इनकम को सम अप करके हम इनकम मेथड में नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं. तो अंडर दिस मेथड ऑफ नेशनल इनकम national income is computed from the perspective of factors of production. क्या करेंगे हम इसके अंदर? In this method income received by factors in the form of rent, in the form of wages, in the form of interest, profit, etc. for their productive services are added to calculate national income. इस मेथड के अंदर हम फैक्टर्स द्वारा रिसीव की जाने वाली सभी इनकम्स को ऐड कर देते हैं. सभी इनकम जो उनके प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले उन्हें मिल रही है, और ये इनकम किस फॉर्म में हो सकती है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और एनी अदर इनकम. तो सिंपली हमें इन सारी इनकम को ऐड करना है जो भी फैक्टर्स रिसीव कर रहे हैं अपने फैक्टर सर्विसेज के बदले. और जब हम सारी इनकम को ऐड कर देते हैं तो उसका टोटल कहलाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. मतलब
फैक्टर सर्विसेज के बदले रिसीव की जाने वाली इनकम का टोटल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। तो सम total of all the income is called, क्या कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ आया? तो बेसिकली अभी तक मैंने आपको ये बताया कि इनकम मेथड है क्या। इनकम मेथड में हम किसके पर्सपेक्टिव से नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं और इसके अंदर किस किस तरह की इनकम को ऐड किया जाता है। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर रहे थे प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। हम ये देख रहे थे कि प्रोड्यूसर ने कितने रुपए का माल प्रोड्यूस किया और उसके लिए उसने कितने का रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। आउटपुट की वैल्यू में से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते थे, तो अल्टीमेटली हमें पता लग जाता था कि वैल्यू एडिशन कितने का है। लेकिन इस सिचुएशन में हम प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से इनकम फाइंड आउट नहीं करते, बल्कि हम इनकम फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स के पर्सपेक्टिव से, मतलब उन लोगों के पर्सपेक्टिव से जो अल्टीमेटली इनकम को रिसीव करेंगे। आइए अब लिखते हैं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। मतलब हम इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं कि इनकम मेथड के अंदर आपको कैसे नेशनल इनकम निकालनी है। स्टेटमेंट शोइंग computation of national income through income method। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब फर्म द्वारा अपने एम्प्लॉइज या लेबर्स को पे की जाने वाले सैलरी या फिर वेजेस, उन सब का टोटल कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहलाएगा। तो हमें क्या करना है, फर्म ने जो भी पेमेंट करी है अपने एम्प्लॉइज को इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी और वेजेस की फॉर्म में उन सारी इनकम्स को ऐड करना है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को के अंदर इंक्लूड होता है, दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस और सैलरीज, चाहे ये कैश में हो या काइंड में हो, आप वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड करोगे वेदर इट इज इन कैश और इन टर्म्स ऑफ और इन काइंड। तो वेजेस एंड सैलरीज वेदर इन कैश और इन काइंड। इसके अलावा दूसरी चीज इसके अंदर आती है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया।
सर ये क्या होता है? देखो जी, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को वेजेस और सैलरी के अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी देता है। जैसे उसके सोशल सिक्योरिटी के लिए, उसके वेलफेयर के लिए कई बार एम्प्लॉयर कुछ अकाउंट्स मेंटेन करता है, जैसे प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पेंशन अकाउंट, ग्रेचुटी अकाउंट। तो पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ये जितने भी अकाउंट्स हैं ये एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए हैं, उसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए हैं। इनमें कई दफ़ा एम्प्लॉयर जो है पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये पैसा जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में या पेंशन फंड अकाउंट में या ग्रेचुटी अकाउंट में, ये पैसा जो है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माना जाता है और ये एम्प्लॉय के लिए इनकम होती है, एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को होने वाली पेमेंट। तो इसको भी हम कॉम्पनसेशन का हिस्सा मान लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर का मतलब एम्प्लॉयर द्वारा की जाने वाली ट्रांसफर्स सोशल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। कौन कौन से अकाउंट्स में? इसके अंदर कई सारे अकाउंट्स होते हैं, इसमें मेनली प्रोविडेंट फंड आता है, पेंशन आता है। चलिए, ये हो गया एम्प्लॉय को मिलने वाली इनकम्स एम्प्लॉयर से। इसके अलावा और क्या करना है हमें? नंबर 2, रेंटल इनकम्स, रेंट एंड रॉयल्टी से होने वाली इनकम्स, ये भी ऐड करनी है। थर्ड, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा हो सकता है कि फर्म ने या प्रोडक्शन यूनिट ने आउटपुट के लिए कैपिटल रेज किया हो, कहीं से किसी से पैसा लिया हो, तो उसको अल्टीमेटली क्या दी जाएगी? इंटरेस्ट दिया जाएगा उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बदले। तो उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है या उस लोन पे जो इंटरेस्ट लौटा रही है फर्म, वो अल्टीमेटली रिसीवर के लिए तो इनकम है ना। और हम इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर्स हैं सबकी इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकें। तो इंटरेस्ट जो कि फैक्टर को दी जा रही होगी उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बदले, उसके लैंडिंग्स के बदले, तो इस इंटरेस्ट को भी हम क्या करेंगे? इंक्लूड कर देंगे नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन में। अब आते हैं, अगला है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट भी इंक्लूड करना है आपको। प्रॉफिट में लेकिन 3 चीज़ें आती हैं। प्रॉफिट के अंदर ही आता है कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट में से ही कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को बांट दिया जाता है, डिविडेंड। और प्रॉफिट का ही कुछ हिस्सा जो है कंपनी अगर डिविडेंड के रूप में नहीं बांटती तो वो पैसा अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेती है। दिस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब प्रॉफिट के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है, आपको कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग है, तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली इन तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने एम्प्लॉय को मिलने वाली सैलरी प्लस अगर फर्म को किसी ने प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए कोई एसेट प्रोवाइड कराए हैं तो उसके बदले फर्म उसको रेंट और रॉयल्टी पे कर रही होगी, वो हमें ऐड कर देना है। इसके अलावा अगर फर्म ने किसी से बोरोइंग्स करी होंगी तो उस बोरोइंग के बदले इंटरेस्ट दे रही होगी फर्म, तो जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम है, तो इस इंटरेस्ट को भी हम नेशनल इनकम की कंपटीशन में ऐड करेंगे। साथ ही साथ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किसके लिए? फर्म का प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट जो है इनकम ही है फर्म की, तो हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट करते वक्त प्रॉफिट को भी इंक्लूड करेंगे। और लास्ट है मिक्स्ड इनकम।
मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। मिक्स्ड इनकम आप फिलहाल ये समझ सकते हो कि मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को होने वाली इनकम को हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। इसे मिक्स्ड इनकम मेनली इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो इनकम रिसीव हो रही है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को, उस इनकम के अंदर एक से ज़्यादा तरह के इनकम का एलिमेंट होता है। फिलहाल हम इतनी ही बात करेंगे मिक्स्ड इनकम के बारे में। अगले आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि मिक्स्ड इनकम क्या है। तो हमने क्या किया अभी तक, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऐड कर दिया, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। और मैंने बताया था कि अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो इन सबको ऐड करने के बाद, प्रॉफिट्स ऐड करने के बाद, मिक्स्ड इनकम ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। करेक्ट या इनकरेक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं क्या? नहीं, उसे कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें जाना है नेशनल इनकम पे। हमें एनडीपीएफसी थोड़ी निकालना था, हमें तो नेशनल इनकम निकालना है। और नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? सर नेशनल इनकम का मतलब होता है एन एन पी एफ सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे हम? सो यहाँ तक पहुँचने के लिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप सिंपली ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये ऐड करते ही एनडीपीएफसी अब बन जाएगा एनएनपीएफसी। क्लियर है? इसका लॉजिक मैं आपको पिछले क्लासेस में दे चुका हूँ। मैं बता चुका हूँ कि एनडीपीएफसी से हम एनएनपीएफसी तक पहुँचने के लिए एनएफआईए क्यों ऐड करते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए, ये हो गया इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आइए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। लिखा है कैलकुलेट national income by income method. From following information. क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है आपको? गिवन है प्रॉफिट्स 50,000, salaries to employees 40,000, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, मैंने शॉर्ट में लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं 30,000 है। 30,000। उसके बाद दिया है रेंट इज 10,000। फिर लिखा है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन
इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये है 20,000। फिर आपको रॉयल्टी गिवन है, रॉयल्टी की वैल्यू है, रॉयल्टी इज 5,000। इसके अलावा आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 4,000। फिर डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी गिवन है, डेप्रिसिएशन इज 2,000। और लास्ट है कॉर्पोरेट टैक्स, ये है 2,500। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है आपको। प्रॉफिट है, सैलरीज है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, रेंट इनकम, रॉयल्टी, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, डेप्रिसिएशन, और इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन दिया है 20,000। ओके, हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है और इनकम मेथड से फाइंड आउट करना है। एक बार आप ये फॉर्मूला दोबारा से देख लो, ये जो फॉर्मेट बनाया था हमने नेशनल इनकम कंप्यूट करने का। हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी में जो भी इनकम रिसीव कर रहा है अलग अलग फॉर्म में, उन इनकम्स को हम ऐड कर रहे हैं। अब याद रखना ये इनकम कौन सी इनकम्स हैं, ये प्रोडक्टिव इनकम है। वो सभी इनकम जो किसी प्रोडक्टिव सर्विस या आउटपुट की वजह से रिसीव की जा रही हैं। तो अल्टीमेटली हमको इन्हें ऐड करना है। टोटल 5 आइटम्स हैं इसके अंदर, जिनको ऐड करके NDPFC आ जाएगा, और NDPFC आने के बाद हम उसमें NFIA ऐड कर देंगे। अब याद रखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है NFIA। अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब का टोटल, इन तीनों का टोटल, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन सब का टोटल कहलाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस पे भी अलग से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ऑपरेटिंग सरप्लस ही कैलकुलेट करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि इनकम मेथड क्या होता है और उससे नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन जो भी लिखा है वो करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सर सबसे पहला काम होगा फॉर्मेट बना लिया जाए। इनकम मेथड से नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए हमें फॉर्मेट बनाना है। तो उसमें क्या क्या लेंगे हम, सर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को मिलने वाला कॉम्पनसेशन। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, क्या क्या आता है, सैलरीज और वेजेस, चाहे ये कैश में हो या काइंड में हो। साथ ही साथ इसके अंदर आता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए रेंट एंड रॉयल्टी, फिर चाहिए इंटरेस्ट, देन
प्रॉफिट, और प्रॉफिट के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा होता है डिविडेंड, और लास्ट होता है सेविंग्स या रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है इसे, रिटेन्ड अर्निंग्स। और पांचवा आइटम है इसके अंदर मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, एक और चीज़, इन सबको टोटल करके क्या आने वाला है? इन सबको टोटल करके आएगा सर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें स्टार्टिंग में देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको दिया है प्रॉफिट 50,000। क्या प्रॉफिट इनकम मेथड में इंक्लूड किया जाता है? जी सर, बिल्कुल किया जाता है। इनकम मेथड में प्रॉफिट, फोर्थ आइटम, प्रॉफिट इंक्लूड किया जाता है। कितना दिया है प्रॉफिट? 50,000। ठीक है, देखो प्रॉफिट के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स होता है। अगर प्रॉफिट की वैल्यू दे दी, इसका मतलब इन सब का टोटल दे रखा है हमें 50,000। तो बाकी ये सारी चीज़ें अगर क्वेश्चन में दी भी होंगी तो वो हमारे लिए इररिलेवेंट है। तो ये वैल्यू आप इधर ही लिख दीजिए, क्योंकि और कुछ इसमें ऐड होना नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया है क्वेश्चन में, सैलरीज टू एम्प्लॉइज। कितनी सैलरी है? 40,000। तो सैलरी आता है क्या? जैसे सैलरी आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंडर। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर सैलरीज की वैल्यू है 40,000। तो ये 40,000 हम लिख देंगे। अच्छा, क्या सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी दिया है क्वेश्चन में? जिसे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है, विच इज 30,000। ये है 30,000। तो कॉम्पनसेशन के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, ये दोनों एलिमेंट्स गिवन है आपको। अब इसका टोटल करो और इसको बाहर लिख दो, 70,000। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रेंट 10,000। रेंट आता है इनकम मेथड में, रेंट और रॉयल्टी भी आता है। रेंट दे रखा है 10,000। आगे देखते हैं रॉयल्टी भी है क्या क्वेश्चन में। रॉयल्टी की भी वैल्यू है 5,000। तो रेंट एंड रॉयल्टी का टोटल 15,000। उसके बाद इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन दिया है। अब इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का क्या मतलब बताया था? मिक्स्ड इनकम को ही इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी कहते हैं। मिक्स्ड इनकम मैंने बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को जो इनकम होती है उसके अंदर कई तरह के इनकम्स के एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम उसको मिक्स्ड इनकम कहते हैं। तो ऑल इन ऑल मिक्स्ड इनकम का मतलब इनकम रिसीव्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो कितनी इनकम रिसीव हो रही है? इसको इनकम हो रही है 20,000 की। इसमें कोई और चीज़ तो ऐड होनी नहीं है, तो हम इसको कॉलम के बाहर डायरेक्टली लिख सकते हैं 20,000। ठीक है, अब ये जो 5 आइटम्स चाहिए थे हमें, वो सारे मिल गए। जिसमें ओके, इंटरेस्ट अभी भी मिसिंग है। इंटरेस्ट देख लेते हैं। इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो आपको उसको फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई वैल्यू मिसिंग हो इसमें, उसको हमें फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन सबको टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका NDPFC। तो टोटल करिए इसका, कितना हो रहा है ये? 70,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000, 1,35,000 प्लस 20,000, 1,55,000, 1,55,000। ये कैलकुलेशन है, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो जाए। चलिए, उम्मीद है ये सही होगा। अब हमें जो है निकालना है नेशनल इनकम, यानी कि
NNPFC। और NNPFC निकालने के लिए आपको पता है कि NDPFC में आपको क्या ऐड करने की ज़रूरत है। आप जो है NDPFC में ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन, क्वेश्चन में दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो सर क्या करेंगे, तो फिर इसको माइनस करेंगे हम, तो प्लस नहीं करेंगे, इसको माइनस करेंगे। नेट फैक्टर इनकम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 4000। ये क्या होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब फैक्टर इन पेमेंट्स, फैक्टर इनकम जो इंडिया से बाहर गई उसे हम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहते हैं। तो आप 1,55,000 में से आप माइनस करो 4,000, कितना बचेगा? 1,51,000। दिस इज एन NPFC। तो ये था आपका नेशनल इनकम से इनकम मेथड से नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो भी किया हमने। मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि इनकम मेथड होता क्या है। यहाँ लिखा है इनकम मेथड एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। नेशनल इनकम मेथड से निकालते वक्त हम नेशनल इनकम निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से, और इसकी कैलकुलेशन में हम फैक्टर्स द्वारा रिसीव होने वाली इनकम्स को कंसिडर करके नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया है कि जो भी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है उसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और फिर ये आपको मैंने फॉर्मेट बना के दिखाया या फार्मूला कह लो इसका, कि इसके अंदर पांच इनकम्स हैं जिसको हम इंक्लूड करेंगे, और इसका टोटल NDPFC उसमें NFI ऐड करके NNPFC आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 30,000, 30,000। इसके अलावा इंटरेस्ट की वैल्यू है 5,000। फिर आपको रेंट दिया है, और रेंट दिया है 8,000। इंटरेस्ट की वैल्यू 5,000 थी, रेंट है 8,000। फिर आपको कॉर्पोरेट टैक्स भी बता दिया, कॉर्पोरेट टैक्स इज 2,000। और फिर है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस इज 15,000। और दिया है मिक्स्ड इनकम है 4,000। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन, करेक्ट। डेप्रिसिएशन इज 3,000। उसके बाद है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 2,500। और फैक्टर इनकम
from abroad, factor income from abroad is 3000 और सब्सिडीज गिवन है, सब्सिडीज इज 200 और एक्साइज ड्यूटी is 700. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैलकुलेट national income. Calculate national income by income method. Calculate national income by income method. एक बार वैल्यूज देख लेते हैं. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है 3000, इंटरेस्ट है 5000, रेंट है 8000, कॉर्पोरेट टैक्स, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सब्सिडीज, एक्साइज ड्यूटी. आपको इनकम कैलकुलेट करनी है बाय इनकम मेथड. तो आइए, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? सबसे पहला काम होगा फॉर्मेट बनाया जाए. तो फॉर्मेट में सबसे पहले आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर वेजेस, सैलरीज एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन. सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन. उसके बाद सेकंड पॉइंट रेंट एंड रॉयल्टी. थर्ड इंटरेस्ट और फोर्थ प्रॉफिट्स. फाइनली मिक्स्ड इनकम. और इन सब का टोटल है NDPFC. और नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें इसमें ऐड करना है NFIA. ये आ जाएगा आपका नेशनल इनकम, यानी कि NNPFC. देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 30,000. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज 30,000. तो 30,000 टोटल दे दिया. हमें वेजेस एंड सैलरीज और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई हमारी. रेंट एंड रॉयल्टी आगे फाइंड आउट करना है हमें. रेंट एंड रॉयल्टी नहीं दे रखा. अच्छा, क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है. आप याद करो, ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या मतलब बताया था मैंने. यहाँ बताया है ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का टोटल क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस. यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, कितना है? 15,000. तो इसके अंदर क्या क्या होगा सर? इसके अंदर होगा रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट्स. तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट का सम टोटल आपको दे दिया है ऑपरेटिंग सरप्लस की फॉर्म में. तो हमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है. इन सब की जगह पे ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है.
ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस लिख देंगे हम, कितना है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज 15,000। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चाहिए सर मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में गिवन है 4,000, मिक्स्ड इनकम इज 4,000। बस ये इस बार हमें सिर्फ 3 आइटम्स ऐड करने हैं और आपका एनडीपी एफसी आ जाएगा 30,000 प्लस 15,000, 45,000, 45,000 प्लस 4,000, 49,000। ये हो गया एनडीपी एफसी। अब एनडीपी एफसी से एनएनपी एफसी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, एनएफआईए चाहिए, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है? नहीं, क्वेश्चन में आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करके नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से यानी कि 3,000 में से आप माइनस करोगे 2,500, कितना बचेगा, 500। कर दीजिए ये कैलकुलेट, 49,000 में से आप 500 माइनस करोगे तो ये आएगा 48,500। ये हो गया आपका नेशनल इनकम। समझ आया? तो ये था हमारा इनकम मेथड। इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस हैं और उन सभी क्वेश्चन पे और भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल इतना ही। इनकम मेथड पे हम एक्सपेंडिचर मेथड करने के बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कंबाइंड क्वेश्चन आता है इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड पे, इंडिविजुअल क्वेश्चंस कम ही आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड पे कंबाइंड क्वेश्चंस किए जाएं और वो तभी हो पाएगा जब हम एक्सपेंडिचर मेथड कर चुके होंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, एक तो हमें बात करनी है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड और प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है और एक्सपेंडिचर मेथड के अंडर नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड किया जाता है। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।